प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत सभी किसान मित्रों का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं रजनीश। कहते हैं कि जो अपना परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो बंजर भूमि से, सूखी भूमि से भी अन्न को उगार लेते हैं। और ये कहावत हमारे किसान भाइयों पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है कि जो मेहनती इंसान होता है ना, वो अपनी छोटी सी भूमि के टुकड़े पर, चाहे वो किसी भी इलाके में क्यों ना हो, उसको भी अपने सक्षम तरीके से उस पर कार्य करके अपने योग्य और आय का अर्जन करने लगते हैं। तो इसी तरीके से भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सूखी भूमि है, बंजर भूमि है, या कहें बारानी खेती जहां पर होती है, जहां पानी की कमी है, वहां भी लोग अपने पसीने को बहाकर, मेहनत करके, पूंजी जो जोड़ी हुई उनके पास होती है उसको लगाकर कहीं ना कहीं खेती से अपनी आय का अर्जन करते हैं। लेकिन तमाम मुश्किलातों का जो है वो उनको सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे में हम अपने किसान की बात कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं। हमारे पास जो स्टूडियो में एक्सपर्ट्स आते हैं वो अपनी अपनी अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं और ऐसी जानकारियों के बारे में बताते हैं जिससे कि किसान लाभान्वित हो सके। और आज का जो हमारा विषय है ना, वो है बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय। बारानी यानी कि वर्षा पर आधारित कृषि, अर्थात जिस भूमि की सिंचाई का कोई साधन न हो और केवल वर्षा से ही फसल को पानी उपलब्ध हो, ऐसी खेती को हम बारानी खेती कहते हैं। और इसी विषय पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट्स हमारे उपस्थित हैं। और जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। और साथ में हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री तरुण शर्मा जी, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। आप दोनों का हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, फोन नंबर हम बता देते हैं, 23421608, यानी कि 01123481608। तो श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आज का जो हमारा विषय है, बारानी खेती से जो उत्पादन करना है, और उस खेती से संबंधित आप कोई भी सवाल हमें पूछेंगे तो हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। और आपसे निवेदन है कि इसी विषय को लेकर आप अपने सवाल पूछें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बात की कि बारानी खेती, तो बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं किसान भाई, वो थोड़े उत्सुक हो रहे होंगे कि बारानी खेती होती क्या है, क्योंकि अलग अलग इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं। तो आप हमें पहले इसी पर प्रकाश डालें कि बारानी खेती होती क्या है। ये आपने बहुत ही सही कहा है। बारानी खेती उस खेती को कहते हैं जिन क्षेत्रों में जो खेती होती है वो केवल वर्षा के पानी पर, यानी कि जो नमी हमें वर्षा के रूप में मिलती है उसी पर खेती करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसको शुष्क खेती भी कहते हैं, कई क्षेत्रों में इसको वर्षा आधारित खेती भी कहते हैं, और कुछ इसको बारानी खेती भी कहते हैं। अच्छा। तो लेकिन अगर हम अपने देश में देखें, देश में नहीं केवल दुनिया में देखें, तो लगभग 80% क्षेत्र ऐसा है कृषि क्षेत्र जो वर्षा आधारित है, और 20% ही सिंचित क्षेत्र है। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में लगभग 50% जो कुल बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो सिंचित है, और बाकी लगभग 50% क्षेत्र वर्षा आधारित। और हमारे देश में अगर हम पूरे देश का बात करें तो वर्षा का जो औसत है वो लगभग 1150 मिलीमीटर है। और इस वर्षा के द्वारा पूरे देश में अगर हम देखें तो हमको लगभग 4 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी वर्षा के रूप में और बर्फ के रूप में मिलता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, राजा बोल रहे हैं लखनऊ से। जी मैं लखनऊ। आपकी आवाज सुनते ही हम पहचान गए। जी, सवाल पूछिए राजा अपना। जैसे ये जो अभी सर जी आज बता रहे हैं कि जहाँ पे वर्षा के ऊपर खेती आधारित होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस
खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती? राजा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारे देश को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 350 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, तो वो क्षेत्र जो एरिड क्षेत्र आते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 350 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो 750 से 1150 मिलीलीटर तक वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में इससे ऊपर वर्षा होती है। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, जो जहां तक राजा जी ने फसलों के बारे में पूछा है, तो जो फसलों का चुनाव करते हैं हम, जो वर्षा होती है, जैसे मैंने बताया कि 350 मिलीमीटर से अगर कम वर्षा होती है तो ये एरिड क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, और इनमें ऐसी फसलें लेते हैं जिनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता, खास तौर से जैसे बाजरा, मूंग, गंवार, तिल। और इन क्षेत्रों में ज्यादातर केवल खरीफ सीजन में, इस साल में एक ही सीजन में खेती ली जा सकती है जी। लेकिन इन क्षेत्रों में किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो कृषि वानिका का भी प्रयोग, यानी कि फसलों के साथ साथ जो फल वृक्ष हैं या जो लकड़ी वृक्ष हैं उनको भी लगाएं। अच्छा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से ऐसे फल और लकड़ी वृक्ष लगाए जा सकते हैं? जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फल वृक्ष हैं, जैसे अगर 350 मिलीमीटर से कम देखें तो बेर एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। उस पानी में ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके अलावा आंवला, खजूर, ये काफी, इवन अमरूद, बेल पत्थर भी ये ऐसे पौधे हैं जो कम पानी में हो जाते हैं। और अगर हम वानिकी पौधे देखें तो एक राजस्थान में पौधा होता है, उसको हम खेजड़ी बोलते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया। वो ऐसा पौधा है, अगर पूरे साल ना वर्षा हो तो भी ये पौधा किसान को फल के रूप में, यानी कि उसकी जो फली है वो सब्जी के रूप में प्रयोग होती है। उसकी पत्ती से किसान भाई पशुओं को चारा के काम में आता है, और जो उसकी छंगाई करते हैं, जो प्रूनिंग करते हैं, उसकी लकड़ी ईंधन के रूप में आती है। तो यानी कि जब हमारी जो फसलें हैं, अगर वर्षा कम हो या किसी कारण सूखा पड़ जाए, या किसान भाई ने, जैसे मैंने बताया, बाजरा, मूंग, गंवार या मोठ ये बोई हैं, अगर ये फसलें नहीं हुई तो किसानों को कुछ ना कुछ आमदनी इन वृक्षों से मिल जाती है। तो मैं तरुण से पूछना चाहूंगी, तरुण, आजकल जिस तरीके से मोटे अनाजों की श्री अन्न योजना भी चल रही है, भारत सरकार ने चलाई हुई है, कृषि मंत्रालय इसका बहुत प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि हर जन जन तक ये बात पहुंचे। तो बारानी क्षेत्रों में मोटे अन्न अगर उगाए जाएं तो उनमें कौन कौन सी मतलब खेती की जा सकती है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, तो इसमें मिलेट्स की खेती और उनके कंजम्पशन, जैसे कि लोगों में उसको खाने का बढ़ावा दिया जाए, इस पे मेन फोकस किया जा रहा है। जो बारानी क्षेत्र हैं उनका मिलेट प्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी मिलेट्स हैं, जैसे फिंगर मिलेट बोलते हैं, पर्ल मिलेट है जैसे डॉक्टर राज सिंह सर ने बताया, सोरगम है, ज्वार जिसको कहते हैं, फिर प्रोसो मिलेट, और भी विभिन्न प्रकार के मिलेट्स हैं। ये कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं। इनकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो कम है, तो इन क्षेत्रों में इनको बहुत लार्ज स्केल पे उगाया जा सकता है, बहुत कम पानी। और कुछ मिलेट्स इनमें ऐसे भी हैं जो कि जिन लवणता ऐसी कंडीशंस है उनमें उगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो बारानी क्षेत्र में पानी के साथ साथ लवणता, जो सैलिनिटी जिसको बोलते हैं, साल्ट्स ज्यादा होते हैं मिट्टी में, तो उनमें और फसलें जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन ये मोटे अनाजों को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसलिए इन मोटे अनाजों को उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि लोगों ने इन पे अपना जो है वो रुझान कम किया है। साथ में इनकी प्रोडक्शन के साथ साथ इनकी प्रोसेसिंग पे भी फोकस किया जाए, ताकि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स वो लोग फार्मर्स जो है वो मिलके एफपीओज के द्वारा बनाएं और उनको सेल करें, उससे उनकी जो है वो इनकम बढ़ सकती है। बहुत अच्छा। राज, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि कम वर्षा होती है, तो ऐसा कोई रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर भी हैं, और आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे पास सीमित नमी है उसको किस तरह से, मतलब वहाँ पे क्या करें कि जो भी हमारे पास नमी है उसी से, और हमारे पास कम सिंचाई के साधन है और उत्पादन अच्छा हो, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम इस तरह की खेती करें? जैसे
जी बारानी खेती के लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। क्योंकि जो नमी हमको वर्षा के रूप में मिल रही है, हम नमी को नहीं बढ़ा सकते। वर्षा तो जितनी होनी वो होगी, लेकिन जो वर्षा के रूप में पानी मिल रहा है, अगर हम उन्नत तकनीकें अपनाकर उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग बढ़ाएं तो ये बारानी क्षेत्रों के लिए खेती करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जहां तक इस पानी के प्रयोग का सवाल है, इसको सबसे पहले तो ये है कि किसान भाई ग्रीष्मकालीन जुताई जरूर करें। जैसा इस साल देखा होगा कि ग्रीष्मकालीन में कई बार वर्षा हुई है और जिन किसान भाइयों ने जुताई की है तो वो नमी जो वर्षा के रूप में हमको प्राप्त हुई है वो जमीन में इकट्ठा हो गई। दूसरा, किसान भाई अपने खेत की मेड़बंदी जरूर करें, क्योंकि खेत का पानी खेत में ही रहना, खेत में रह जाए, और जो नमी है वो जब हम फसल उगाएं तो उसी को मिले। डॉक्टर साहब, कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत निर्भर करती है। काफी % उन राज्यों का स्थान है, जैसे कि राजस्थान है, बुंदेलखंड है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर तिलहनी और दलहनी फसलों का अच्छा खासा उत्पादन होता है। यहाँ भी बारानी खेती बहुत है। तो उसके लिए अगर आप बताएं कि हमारे इन क्षेत्रों में जो किसान भाई है बड़ी मेहनत से बारानी खेती करते हैं और सिंचाई के बहुत साधन सीमित हैं, तो किस तरीके से उसको सरवाइव कर पाते होंगे? उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? क्योंकि इन दोनों फसलें ऐसी हैं जिनको हमें अभी आयात करना पड़ रहा है। अगर हम दलहन का देखें तो दलहन का भी आयात करना पड़ रहा है, तिलहन का ज्यादा आयात करते हैं, लेकिन अब ज्यादातर जो हमारे देश में जो इनका उत्पादन है वो लगभग 80% बारानी क्षेत्रों से ही मिल रहा है। और इन क्षेत्रों में जो राज्य हैं हमारे देश के प्रमुख, जो सबसे, जैसा आपने राजस्थान बताया, राजस्थान में लगभग जो सिंचाई के साथ जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 30% है और बाकी जो 70% क्षेत्र है वो असिंचित है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर किसान भाई, अभी हमारे देश में जो सरसों की जो उपज जो उत्पादन होता है उसका सबसे ज्यादा भाग राजस्थान से आता है, लगभग 35%। इसके बाद दलहन उत्पादन राजस्थान में काफी होता है, ऐसी मध्य प्रदेश, वहां भी दलहन और तिलहन। महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में सिंचित क्षेत्र काफी कम है, वहां भी दलहन और तिलहन का काफी उत्पादन होता है। लेकिन गुजरात में तो कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें 350 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान में भी ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है, खासतौर से जिसको मारवाड़ एरिया बोलते हैं, वहां कम वर्षा होती है। लेकिन अगर इन क्षेत्रों में जो पानी मिल रहा है उसको सबसे जरूरी है कि जो पानी बहकर नष्ट हो जाता है उसको नष्ट होने से बचाया जाए। और बचाया कैसे जा सकता है? इसको 2 तरीके हैं। एक तो इन सीटू वाटर कंजर्वेशन, यानी कि हम जो खेत है, खेत का पानी खेत में ही रोके, या मेड़बंदी बनाकर, या उसमें जो लैंड कन्फिगरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं उनको अपना के, या मल्चिंग करके इनमें खेत में ही रोका जा सकता है, जिससे कि जिस खेत में फसल उगाए उसका लाभ उसी को प्राप्त हो जाए। दूसरा, हम खेत में या खेत के बाहर पानी हार्वेस्ट करने की जो बॉडी है, जैसे टांका है, तालाब है, जिसे जोड़ भी बोलते हैं, उसमें वर्षा जल को इकट्ठा करें और उन्नत तकनीकों से इस वर्षा जल के द्वारा जब फसल को सिंचाई की आवश्यकता हो तो पानी देके अधिक उत्पादन ले तो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न तो और यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे उर्वरक की बात करें, है ना, तो अगर इसको भी लगाने का इन फसलों में खास तौर से उर्वरकों को किस तरह से इस्तेमाल करें, उसका भी कोई विशेष तरीका मतलब है? क्योंकि कहते हैं कि उर्वरक जो होते हैं, ज्यादातर रासायनिक उर्वरक की अगर मैं बात करूं तो हमारे सभी किसान लगाते ही हैं, लेकिन मात्रा पर डिपेंड करता है। और जहां पर सिंचित क्षेत्र कम है वहां पर रासायनिक उर्वरक का ज्यादा डालना खेतों में, फसलों में, वो मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे उसका प्रबंधन किया जाए? ये आपने सही कहा है। जो हमारे सिंचित क्षेत्र है, हाँ जी, और जो बारानी क्षेत्र है, उनमें जो उर्वरक की मात्रा, जो अनुशंसा है, जो रिकमेंडेशन है, वो अलग अलग है। जैसे बाजरा की खेती, जब हम बारानी क्षेत्रों में खेती करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कम कर देते हैं, लगभग 40 से 50 किलो नाइट्रोजन देते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्र में लगभग 60 से 70 किलो नाइट्रोजन देते हैं। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि जब नमी हो, हालांकि बुआई के समय जब किसान भाई एज ए बेसल एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि बुआई जब ही करेंगे जब खेत में नमी होती है। इसके बाद जब टॉप ड्रेसिंग करें, उसमें नमी होना खेत में जरूरी है,
क्योंकि जब नमी हो किसान भाई उसी टाइम छिड़काव करे, या फिर पानी में घोल बना के, जैसे यूरिया का अगर देना है, नाइट्रोजन देनी है तो 2% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं घोल बना के, या थायो यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो जरूरी है किसान भाइयों को कि सिंचित क्षेत्रों और बारानी क्षेत्रों में उर्वरों को जब प्रयोग करें तो उनका विशेष ध्यान रखें, और साथ में अगर जैविक खाद है या बर्मी कंपोस्ट है या दूसरी है जो प्राकृतिक खाद कहें, उसका तो आसानी से कर सकते हो, उसका कोई ऐसा रोकथाम नहीं है कि आप जितना मर्जी कर सकते हैं। बारानी क्षेत्रों में जैविक खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैविक खाद से एक तो मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, उसमें काफी सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। तीसरे, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तरुण, मैं यहाँ पे, क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं और इस बारे में शोध भी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इस विषय पर, मतलब क्योंकि आप इतने बड़े संस्थान से हैं, तो कुछ रिसर्च या शोध कार्य भी हो रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में किसानों को कुछ फायदा मिले? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहूंगा कि बारानी क्षेत्रों के लिए, या रेन फेड फार्मिंग जिसे कहते हैं, उन क्षेत्रों में आज के समय में रिसर्च एम्फेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो ये क्षेत्र हैं इनमें अगर हम पैदावार बढ़ा दें, क्योंकि ये भारत के बहुत सारे क्षेत्र को कवर करते हैं, तो उससे देश का उत्पादन बहुत हद तक बढ़ सकता है। और जैसे डॉक्टर राज सिंह सर ने बताया कि तिलहनी और दलहनी फसलें जैसे हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम अपने देश में ही इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो ये हमारे देश की ग्रोथ में बहुत अच्छा एक सहायक हो सकता है। अब इसमें रिसर्च, जैसे आपका प्रश्न है, तो रिसर्च के क्षेत्र में आजकल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जैसे जिसमें जीरो टिलेज और जो क्रॉप रेजिड्यू, जो फसल के अवशेष होते हैं, उनको मिट्टी में फिर से रिसाइकल करना, उनको सतह पे रखना, ताकि उससे मिट्टी का कार्बन भी बढ़े और साथ में मॉइस्चर, जो पानी है, वो मिट्टी में कंजर्व हो सके, बच सके। और साथ में नए नए फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या पानी बचाने के लिए, पौधे में रोकने के लिए नए नए केमिकल्स, उन पे काफी हद तक रिसर्च चल रही है। डॉक्टर साहब, इसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहें। तरुण शर्मा जी ने बताया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में रेन फेड एग्रीकल्चर पर काफी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वर्षा के रूप में पानी मिल रहा है, उसको सिंचाई के द्वारा हम उन्नत तकनीकों में बूंद बूंद सिंचाई क्षेत्र, और भारत सरकार भी इस प्रोग्राम को महत्व दे रही है, जो टपक सिंचाई है, क्योंकि इसकी 60 से 70% जो है वाटर यूज इफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, तो कम पानी में ज्यादा क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब हाजिर होते हैं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद हमारी और भी सवाल होंगे आपसे कि भाई भारत सरकार की कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं इस समय, क्या मदद मिल रही है बारानी क्षेत्रों के लिए। उससे पहले एक अंतराल लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना
योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज का हमारा विषय है बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय और हमारे साथ हैं डॉक्टर राज सिंह, अध्यक्ष सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और हमारे साथ स्कॉलर हैं श्री तरुण शर्मा, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अपने रिसर्च कर रहे हैं। आज वो भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए भारत सरकार की ओर से कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, चाहे वो सिंचाई की परियोजनाएं हो या कुछ हमारे किसानों को मदद? देखिए, देश में जो बारानी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हुई है, जैसे परंपरागत खेती विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक बहुत अच्छी योजना है जो मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि जितना पानी है उससे ज्यादा उत्पादन ले। तीसरा टपक सिंचाई वाला, चौथा जैसे हर खेत को पानी। तो ये काफी ऐसी स्कीम है जो सिंचित और असिंचित क्षेत्र और वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि देश में काफी लार्ज स्केल पे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो सरकार सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए काफी परियोजनाएं चला रही हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ मिले और देश में अधिक से अधिक अन्न और अन्य जो दूसरे उत्पादन है उनका उत्पादन बढ़े। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, एक नई टेक्निक आई है हाइड्रोजेल टेक्निक जी, क्या इसका उपयोग भी अब बढ़ रहा है? और ये हाइड्रोजेल है क्या? मतलब ये काफी सुनने में आ रहा है वर्ड कि हाइड्रोजेल, और आपके संस्थान ने इसको विकसित भी किया है, तो हाइड्रोजेल क्या है? देखिए, हाइड्रोजेल पे जैसा आपने बताया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काफी पहले बहुत काम किया है और इसका पेटेंट भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पास है। बारानी क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये एक ऐसा जेल है जो मिट्टी में बुआई से पहले मिलाते हैं तो अपने से 400 से 500 गुना जो पानी है यानी कि नमी है उसको संचित कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है। तो बारानी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जो नमी उपलब्ध है उसको ज्यादा दिन तक ये कंजर्व करके रखता है और उसका फायदा फसलों को मिलता है, और फसलों की वृद्धि अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी क्या इस टेक्निक को एक किसान अभी इस्तेमाल कर रहा है, या उसको अगर कोई प्रशिक्षण की जरूरत है तो वो प्रशिक्षण कैसे ले सकता है? जी, किसानों में इसमें कृषि विज्ञान केंद्र लगभग सभी जिलों में हैं, वो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अगर जिन किसान भाइयों को इसके बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता है या जरूरत समझे तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक एक्सटेंशन डिवीजन भी है, एटिक है, और हमारे जो 2 केवीके भी हैं, सिकोपुर में है और एक और केवीके है वहां से भी, और जो एग्रीकल्चर केमिकल्स डिवीजन है किसान भाई उसमें भी आके इसके बारे में पूछ सकते हैं, या सस्य विज्ञान संभाग जो हमारी डिवीजन है, हमारे डिवीजन के भी वैज्ञानिकों ने इस पे काफी काम किया है और किसानों के खेतों पे भी काम किया है। डॉक्टर साहब, बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं इन क्षेत्रों में जो बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जल। जो वर्षा के रूप में हमको जल मिल रहा है उसका अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा करें, क्योंकि इकट्ठा करने से खाली जल ही नहीं इकट्ठा करेंगे, जो रन ऑफ वाटर है, जो अपधावन पानी है, उसके साथ जो मिट्टी बह के जाती है, उपजाऊ मिट्टी, उसका भी बचत होती है, और उसके साथ में जो दूसरी वेजिटेशन है उनका भी नुकसान होता है जब बाढ़ आती है। तो सबसे जरूरी है कि वर्षा के रूप में जो भी पानी मिल रहा है उसको या तो खेत में या खेत के बाहर तालाब या किसी टांके में इकट्ठा करके उसकी उपयोगिता बढ़ाएं। दूसरे, फसल बारानी क्षेत्रों में वर्षा के अनुसार ऐसी फसलों का चयन करें कि वो जल्दी से जल्दी पक जाए, ऐसी किस्मों का प्रयोग करें जिनसे कम समय में अधिक से अधिक उपज मिले। जी, डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार जी, मैं धीर सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक जमींदार जैसे बाजरा बो दिया, प्राकृतिक आपदा आ गई और वो बाजरा थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, तो सरकार उस बाजरे को नहीं खरीदती। देखिए धीर सिंह जी, जैसा आपने पूछा है, अगर बीच में फसल
किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाए तो इसमें बीमा योजना है जिसका फायदा जो है किसान भाई ले सकते हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उसी से संबंधित पूछें सवाल जो हमारा आज का विषय है। आप बता रहे हैं कि बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय। चलते चलते आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन लोगों को सुझाव बताना चाहेंगे जो बारानी खेती कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं, कैसे मतलब खेती को आगे बढ़ाएं? मैं तो किसान भाइयों को जो बारानी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा यही कहना चाहूंगा कि जो भी वर्षा के रूप में पानी मिल रहा है उसका हम उसको इकट्ठा करें, या तो खेत में या बाहर, और उसका अधिक से अधिक उपयोग करें फसल उत्पादन के लिए। इसके अलावा ऐसी फसलों का चयन करें जो हम उन क्षेत्रों में कम से कम समय में पक जाए और अधिक से अधिक ऐसी किस्में लें जिनकी उत्पादकता ज्यादा हो। तो डॉक्टर साहब संक्षेप में आप क्या अपनी बात को समअप करें तो? मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जो हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे केवीके होता है उसके साथ अच्छे लिंकअप रहें किसान भाई, ताकि नई टेक्नोलॉजी का टाइम से पता चलता रहे। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि के साथ साथ जैसे सर ने बताया बानी की ऐसी फसलों का चुनाव, ऐसे वृक्ष भी लगाएं ताकि अगर क्रॉप आपकी मेन क्रॉप फेल हो जाए तो वहां से कुछ इनकम मिल जाए आपको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।